हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो क्लास 10th साइंस 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 2023 के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? केवल अवतल दर्पण के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है केवल उत्तल दर्पण के लिए। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है केवल समतल दर्पण के लिए। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है इनमें से सभी। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जो प्रकाश का परावर्तन नियम होता है, वह सदैव सत्य होता है। तो कब सत्य होता है? तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा सही। इन सभी के लिए क्या होता है? सत्य होता है। प्रकाश का जो हमारा परावर्तन होता है वो अवतल दर्पण के लिए भी सत्य होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य होता है और समतल दर्पण के लिए सत्य होता है। ऑप्शन हमारा 4 नंबर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन हमारा 2 है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है उत्तल लेंस द्वारा। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है उत्तल दर्पण द्वारा। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है अवतल दर्पण द्वारा। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन हमारा दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है कब? जब वह उत्तल लेंस द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा हो, तभी बन सकता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर हो जाएगा सही। देखिए, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन हमारा 3 क्या है? तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। क्वेश्चन हमारा 3 क्या है? तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है चालक कहलाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है अर्धचालक कहलाता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है अति चालक कहलाता है। या चौथा ऑप्शन हमारा दिया है तो विद्युत रोधी कहलाता है। ये देखिए, ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो विद्युत रोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विद्युत रोधी कहलाता है। ऑप्शन हमारा 4 नंबर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन हमारा 4 है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई हमारा क्या होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है वोल्ट। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है वाट। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है जूल। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कूलम। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वाट होती है। क्या होती है? वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारा 5 क्या है? तो क्वेश्चन हमारा 5 है, एक व्यक्ति द्वारा स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने पर असमर्थ है, तो उसके नेत्र में दोष होगा। कौन सा दोष होगा? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है दीर्घ दृष्टि दोष होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है निकट दृष्टि दोष होगा। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है तो जरा दूर दृष्टि के दोष होगा। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है तो इनमें से सभी। तो एक व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है, मतलब दूर की वस्तुओं को देख नहीं सकता है। और तो उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा? तो उसके नेत्र में होगा निकट दृष्टि दोष। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में तो नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं इसमें नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा 6 क्या है? तो क्वेश्चन हमारा 6 है, देखिए ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा 6 क्या है? एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक
और उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की क्या स्थिति होगी। एक अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की क्या स्थिति होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है फोकस पर होगी, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है ध्रुव और फोकस के बीच में होगी, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है वक्रता केंद्र पर होगी, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है अनंत पर होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा सही। कहाँ पर होगी वस्तु, तो अनंत पर होगी। ठीक, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस में बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, तो अत्यंत छोटा बनता है, अत्यधिक छोटा होता है, बिंदुकार का होता है, और वास्तविक और क्या होता है, उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन हमारा 7 है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना ये किसका उदाहरण है। तो कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना ये किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है विस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है तो वियोजन अभिक्रिया है। तो कार्बन का सूत्र क्या होता है, तो सी होता है। क्या होता है, सी। जब इसको हम वायु में जलाएंगे, वायु में क्या उपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाएगा हमारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये हमारा क्या है, तो उत्पाद है। क्या है, तो उत्पाद है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, तो संयोजन अभिक्रिया होगी। तो संयोजन अभिक्रिया में हमारा क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो एकल उत्पाद बनाते हैं। उससे हम लोग बोलते हैं क्या, तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया बनते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। कौन सी अभिक्रिया होगी, तो संयोजन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है H2, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है क्लोरीन, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक चूर्ण का हमारा सूत्र क्या होता है, तो Zn होता है। जब इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। जब ये आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा हमारा, तो बनाएगा हमारा ZnSO4। क्या बन जाएगा, ZnSO4, और क्या निकलेगा बाहर, तो H2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन हमारा पहला नंबर सही हो जाएगा। ये भी देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन हमारा 9 है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है ब्रोमीन, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है फ्लोरीन, और तीसरा ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो आयोडीन है। तो सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो ब्रोमीन है। कौन सी है, तो ब्रोमीन है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन हमारा 10 है, तो प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो प्रोपेनोन ये हमारा कौन सा समूह है, तो ये हमारा कीटोन समूह है। क्या है, कीटोन है, कीटोन ग्रुप का समूह है हमारा। प्रोपेनोन हमारा कौन सा समूह है, कीटोन ग्रुप का समूह है। तो कीटोन ग्रुप में क्रियात्मक समूह क्या होता है, C+O होता है। क्या होता है, C+O होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन हमारा 11 क्या है, तो कार्बन परमाणुओं की संयोजकता है। क्वेश्चन हमारा 11 क्या है, तो कार्बन परमाणुओं की संयोजकता है। कितनी होती है कार्बन परमाणुओं की संयोजकता, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है 2 होती है,
दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है 4 होती है, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है 3 होती है, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है 5 होती है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन हमारा 12 क्या है? तो वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ को निष्कासन शरीर से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है जनन, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है उत्सर्जन, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है पाचन, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है परिसंचरण। तो ये हमारा उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सेकेंड हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन हमारा 13 है, मेंडल ने अपने प्रयोग से किस पौधे में किए थे? मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे में किया? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है सरसों, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है साइकस, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है अरहर, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो मटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। मटर में प्रयोग किया था। ये देखिए 2023 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो क्वेश्चन हमारा 14 चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 14 है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगिक होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है पपीता, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है गुड़हल, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है सरसों, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है सरसों, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है मटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस में होता है? मटर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन हमारा 15 क्या है? तो मादा जनन तंत्र में किस भाग में कॉपर टीथ स्थापित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है अंडवाहिनी, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है गर्भाशय, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है योनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या होता है? गर्भाशय में होता है। क्या होता है? गर्भाशय में स्थापित होता है। ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन हमारा 16 क्या है? चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 16 है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाता है, तो वह बिंदु किस लेंस पर होगा? तो पहला ऑप्शन होता है फोकस पर, दूसरा ऑप्शन हमारा होता है वक्रता केंद्र, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है प्रकाशिकी केंद्र, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो वह इसका सही उत्तर हो जाएगा वह प्रकाशिकी केंद्र पर प्रकाशिकी केंद्र से होकर जाएगी। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? तो एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, तो वह बिंदु लेंस होगा। वह बिंदु का लेंस होगा। वो कौन सा लेंस होगा? तो प्रकाशिकी केंद्र होगा। प्रकाशिकी केंद्र होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्या है? तो एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आँख से कितनी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होनी चाहिए, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। कहाँ होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो क्वेश्चन हमारा 18 है, जिंक प्लस H2SO4 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है विस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है वियोजन अभिक्रिया, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें H2 इसमें हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है। ठीक, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन हमारा 19 क्या है? तो Na2CO3 Na2CO3 का प्राचलिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है विरंजक चूर्ण, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है बेकिंग पाउडर, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है धावन सोडा, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो Na2CO3 का
प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धामन सोडा। क्या हो जाएगा? धामन सोडा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्या है? तो निम्नलिखित में से क्षार धातुएं हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो निम्नलिखित में से क्षार धातुएं हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है सोडियम, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है आयरन, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा सोना Au। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम कौन सी धातुएं है? तो सोडियम जो होती है वो क्षार धातुएं होती है। कौन सी धातु होती है? क्षार धातुएं होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर तो ये किसका मान दिया है? तो ये दिया है हमारा धारा का मान दिया है। क्या दिया है? तो दिया है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है। तो दिया है I बराबर क्या दिया है? तो 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। टी का वैल्यू कितना दिया है? तो टी बराबर दिया है 10 मिनट। टी बराबर क्या दिया है? तो 10 मिनट दिया है। तो इसे हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 600 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600 सेकेंड हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश, हमें क्यू का मान निकालना है। क्या निकालना है? तो हमें आवेश का मान निकालना है। तो क्यू बराबर हमारा क्या होता है? क्यू बराबर हमारा होता है IT। क्या होता है? IT। ये हमारा फार्मूला होता है। क्यू बराबर हमारा क्या होता है? तो IT। तो आई का मान हमारा कितना दिया है? तो 0.5। आई का मान हमारा कितना दिया है? तो 0.5 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है? 600 सेकेंड। 600 सेकेंड। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 पचे कितना हो जाएगा? 30 और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो और ये 0.1 पॉइंट पर है तो ये हमारा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 300 कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300 कूलाम। तो हमारा क्यू का मान कितना आ गया? तो 300 कूलाम आ गया। क्यू का मान हमारा कितना आ गया? तो 300 कूलाम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकेंड है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2012, 14, 16 और 17, 18, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष हमारा क्या होता है? तो निकट में तो नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में इसमें क्या होती है? तो इसमें पास की वस्तु दिखाई देती है। पास की वस्तु दिखाई देती है। इसमें पास की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु जो होती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं को स्पष्ट नहीं दिखाई देती। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। एक बार और देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं? तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, इसकी परिभाषा क्या है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण जैसे में धूल और धुएं के कण
इत्यादि क्या हो, उसमें विद्यमान हो। तो इन कणों के द्वारा जो प्रकाश का कुछ भाग, तो क्या होता है, इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। एक बार और देखते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण जैसे धूल और धुएं के कण इत्यादि क्या हो, उसमें विद्यमान हो, तो इन कणों के द्वारा जब प्रकाश के कुछ भाग सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, तो फैल जाते हैं, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन हमारा 4 है, चलिए देखते हैं। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2011, 12, 16, 18 और 19 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2011, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन हमारा 5 है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए इसका मिश्र धातु का। तो मिश्र धातु हमारा क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुओं का एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है, तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती है। ये क्या करती है, तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती है और समांग मिश्रण बनाती है। और क्या बनाती है, समांग मिश्रण बनाती है। और ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मिश्र धातु बोलते हैं। तो मिश्र धातु हमारा क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक धातुओं का एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है, तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती है और समांग मिश्रण बनाती है, और ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिश्र धातु बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो पीतल में हमारा क्या है, तो कॉपर और जिंक क्या है, मिश्रण है। कॉपर और जिंक क्या है, मिश्रण है। तो ये हमारा किसका उदाहरण है, तो ये हमारा मिश्र धातु का उदाहरण है। देखिए ये 2011, 13, 14 और 16, 18 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या है हमारा क्वेश्चन, तो आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखना है। ठीक, ये देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका दो अंतर। तो पहला हमारा अंतर क्या है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन श्वसन जो होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और इसका पहला अंतर क्या है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक, अगला दूसरा इसका अंतर क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, तो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण रूप से क्या होता है, इसमें अपूर्ण रूप से क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक, इसका दो अंतर हो गया। एक बार और देखते हैं। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जो ऑक्सी श्वसन होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और ये जो अनाक्सी श्वसन होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक, इसका दूसरा अंतर क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण रूप से क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है, और इसमें अनाक्सी श्वसन में कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन हमारा 7 है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 7 है, तो
लासिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक, ये भी देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका पहला अंतर हमारा क्या होगा, लासिका में इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है, तो इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं और इसमें लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। ठीक, इसका पहला अंतर हो गया। दूसरा इसका अंतर क्या है, तो दूसरा इसका अंतर है इसमें ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा में होती है। इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है और इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है। ठीक, इसका दो अंतर हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।